नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं, डेली बेसिस पर जो है ये एमसीक्यू का एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें 30 क्वेश्चन को हम डेली डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। और मैं बता दूं, आज के क्वेश्चन में आज का जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग का 20 क्वेश्चन तो एसटीईटी में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसका लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं कैसे ऑप्शन को सॉल्व करता हूं, कैसे आंसर निकालता हूं, थोड़ा सा उसको देखिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन एक्सएमएल which attribute is used to uniquely identify of an एलिमेंट। माने एक्सएमएल के अंदर जो है ना, किसी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो फिर क्या करेंगे। चलिए पहले इसका आंसर निकालने से पहले हम कुछ बात पहले समझेंगे अच्छे से। आप दो चीज समझिए, पहले एक्सएमएल और दूसरा एचटीएमएल। देखिए ये दोनों क्या है। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों है, अलग अलग चीज है। अब यहां पर देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज है, दोनों मार्कअप है, ये दोनों कॉमन है। लेकिन यहां पर एक्सटेंसिबल है, ये है हाइपर टेक्स्ट। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। एचटीएमएल जो है ना एक ऐसा लैंग्वेज है मार्कअप जिसके अंदर जो टैग होते हैं ना वो प्रीडिफाइन होते हैं, प्रीडिफाइंड टैग होते हैं। लेकिन एचटीएमएल एक्सएमएल के अंदर जो टैग होते हैं वो यूजर डिफाइन होते हैं। यूजर डिफाइन माने इसके अंदर जो है ना यूजर अपना टैग खुद डिफाइन करेगा और उस पर काम करेगा। लेकिन एचटीएमएल में जो पहले से बना बनाया टैग है सिर्फ हम उसका यूज करेंगे। ये दोनों में पहले अंतर है। दूसरा अंतर क्या है समझिएगा। एक्सएमएल जो होता है इसके फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होता है, और एचटीएमएल है इसके फाइल का एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल या डॉट एचटीएम होता है। मतलब ये एक्सटेंशन की भी बात हो गई। आगे बढ़िए। अब एचटीएमएल के मदद से हम यूजर खुद अपना एक टैग डिफाइन करता है और उस पर काम करता है। लेकिन एचटीएमएल पहले से जो बने होते हैं टैग उसका हम यूज करके और जो भी काम करते हैं, ये चीज है। अब यहां देखिए टैग जो बोल रहे हैं, टैग क्या होता है। टैग जो होता है मतलब जिसका कुछ मीनिंग होता है और वो किसी टेक्स्ट पर किसी चीज पर वो अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ एचटीएमएल हो या एक्सएमएल हो कोई भी काम करेंगे हम लोग टैग के मदद से करेंगे, और टैग जो भी होगा वो एंगल ब्रैकेट का होगा। माने इस एंगल ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखेंगे वो टैग माना जाता है। ठीक है, अगर वो टैग का डेफिनेशन पहले से डिफाइन है तो प्री डिफाइन वो कहलाएंगे। लेकिन एक्सएमएल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है, जितने भी टैग है, वो सब यूजर डिफाइन होता है। चलिए अगर थोड़ा समझे होंगे तो आगे बढ़िए। अब यहां पर कहता है एक्सएमएल के अंदर कोई एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है समझिएगा। अगर हम यहां पर एक एक्सएमएल बनाते हैं बुक नाम का, मान लीजिए एक एक्सएमएल बना रहे हैं, बुक नाम का एक टैग बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड टैग देता है एक्सएमएल में, बताया पहले। तो हम बुक नाम का एक टैग बना रहे हैं, इसके साथ मैंने टैग के साथ जो चीज लिखेंगे उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। मतलब इसके आगे हम लिख दिए, ये देखिए एक्स लिख दिए मान लीजिए, तो इस बुक एक टैग है, बुक हो गया एक टैग, और आईडी हो गया एट्रीब्यूट। जैसे अगर एचटीएमएल में बात करते हैं तो मान लीजिए एचटीएमएल में आपको दिखने को मिलेगा h1, इसके आगे लिख दिए स्टाइल इजकल टू माने कलर रेड। अब यहां पर भी क्या होगा, एच जो प्री डिफाइंड टैग है वो एक टैग हो गए, और स्टाइल क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और कलर क्या है, ये पूरा कलर डबल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। यहां भी ये जो एक्स है ये क्या है, वैल्यू है। ठीक है, यहां तो समझ गए होंगे। अब अगर समझे होंगे, एट्रीब्यूट क्लियर हो गया होगा कि टैग के साथ जो चीज लिखेंगे वो एट्रीब्यूट है, टैग लिखें उसके साथ जो चीज लिखेंगे वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहां पर कहता है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी एलिमेंट को। माने अगर बुक एक टैग है, बुक एक एलिमेंट बनाता है, तो उस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं आईडी का। क्योंकि आईडी जो होता है ना यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एक आईडी होगा जो यूनिक होगा, इससे भी हम समझ सकते हैं। तो आईडी जो है ना ये यूनिकली होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माने ए माने 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए अब एक होता है क्लास। क्लास क्या होता है? जब किसी भी एलिमेंट के को ग्रुप के रूप में हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप के रूप में हम उसका एक ग्रुप तैयार करेंगे तो वहां पर क्लास बनाते हैं। आप अगर सीएसएस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा आपके पास तो मैं बता दूं, सीएसएस में दो तरह का सिलेक्टर देखने को मिलता है, जैसे आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर वही जो आईडी यहां पर है वही आईडी सिलेक्टर है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पर। माने पार्टिकुलर एलिमेंट पर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करना हो तो फिर वहां पर आईडी यूज करते हैं। लेकिन एक ग्रुप, एक पूरे ग्रुप में, माने एक पेज है मान लीजिए, इस पेज के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट पर लगाएंगे तो आईडी। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर इतना सारा एलिमेंट है, यहाँ पर अलग एलिमेंट है दो नीचे, तो इस पूरे ग्रुप को के लिए अगर कोई काम करेंगे, एक सिंगल काम, माने सिंगल काम का मतलब कलर सब पर सेट करना चाहते हैं, सबका सेम हो, एक ग्रुप के रूप में करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा, क्लास यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ये नेम क्या होता है? एक एलिमेंट का एक नाम प्रोवाइड करते हैं जिससे कल के डेट में उसको हम कॉल कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एक नेम हो गया। आप देख लीजिए एम्प्लॉय का आईडी तो होता ही है लेकिन उससे पहले उसका नाम भी होता है। चलिए, और टैग तो आप समझ ही रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का। इस एक्सएमएल का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है स्टार्टिंग का 20 क्वेश्चन आपको एसटीईटी से लाया गया है और बाकी जो 20 से लेके 30 तक है वो आपको बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है कंसीडर 2 बाइनरी नंबर, माने 2 बाइनरी नंबर है। क्या क्या है? a इजकल टू दिया है 1 1 0 0 0 1 और b इजकल टू लिखा है, उसके नीचे लिखते हैं 0 0। एक सेकंड, थोड़ा सामने सामने लिख दें। b इजकल टू है 0 0 1 1 0 0। चलिए ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द रिजल्ट a एंड b। चलिए पहले क्या कहा है, a एंड b निकालिए, निकालते हैं। a एंड b, एंड का ये सिंबल है, b निकालेंगे। ठीक है, a एंड b का क्या कहता है, एंड गेट जो है, गेट को थोड़ा याद कर लीजिए, लॉजिक गेट, उसमें क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी रिजल्ट सेटिस्फाइड होगा। तो पहले यहां निकाल लीजिए, दोनों कंडीशन देखिए ट्रू है। अब पहले देखिए 1 को ट्रू बोलते हैं, 0 को फॉल्स बोलते हैं, माने साइड में हम लिख देते हैं 1 इजकल टू ट्रू, 0 इजकल टू फॉल्स। चलिए ठीक है। अब समझिएगा इस एंड गेट की कहानी क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू होगा। अब देख लीजिए, यहां 1 है माने ट्रू, ये 0 है माने फॉल्स, तो एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। एक फॉल्स फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ट्रू है फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू है फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स है, माने इसमें 0 0 0 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़िए। अब ये और लिखा है, और का काम बाद में करें, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करता है। लिखा है नॉट ए एंड लिखा, फिर नॉट बी। पहले क्या करते हैं, नॉट ए निकालते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, नॉट ए निकालते हैं, NOT नॉट ए। चलिए नॉट ए निकालते हैं। ए आपको दिया है यह, इसका नॉट ए निकालिए। नॉट क्या करता है, उल्टा करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो चलिए स्टार्टिंग में देखिए 1 लिखा है माने ट्रू है, तो इसको फॉल्स कर दीजिए। फिर आगे 1 लिखा है तो उसको फॉल्स कर दीजिए। फिर क्या 0 लिखा है तो 1 कर दीजिए। फिर आगे 0 1 1 फिर 0, ये हो गया। एंड बाद में काम करेंगे, पहले नॉट बी, पहले नॉट बी निकालिए, NOT नॉट बी निकालिए। ये STT का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए नॉट बी कैसे निकालेंगे, यहाँ है
तो इसका भी उल्टा करेंगे, 1 1 0 0 1 1 हो गया ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसका क्या निकालना है, एंड निकालना है, माने इस मतलब ये हो गया कि नॉट ए एंड नॉट बी, ये निकालना है। करिए, एंड निकालिए। एंड क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू। देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स रिजल्ट, ट्रू फॉल्स फॉल्स रिजल्ट हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब लास्ट में हम आखिरी में क्या करेंगे, आखिरी में हमको क्या करना है, दोनों कंडीशन का और निकालना है, दोनों कंडीशन का और निकालना है, ठीक है। आइए तो दोनों कंडीशन का और ले लीजिए, पेन लेते हैं। चलिए अब ये दोनों कंडीशन का और निकालना है, तो डायरेक्टली हम और निकाल देते हैं, हटाइए। तो क्या करेंगे, देखिए और में क्या है, दोनों में कोई को कंडीशन ट्रू होगा, रिजल्ट ट्रू। देखिएगा ये 0 है, ये भी 0 है, माने रिजल्ट 0, 0 है 1 है माने 1 देगा, 0 है 0 है रिजल्ट देगा 0, फिर अगला 0 है, अब वहां 0 है तो 0 देगा, फिर 0 फिर 0, माने 4 0 1 0। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए आंसर यही होगा, ठीक है। 3 4 0 1 0 यही आंसर है, ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक है ये, यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आंसर यही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, विच इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है, रिक्वायर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी फिक्स करना है, एलोकेटेड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए आप बताइए, सब चीज फिक्स से करना है, तो आप पढ़े होंगे एरे। एरे जो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, इसके अंदर एरे का जो साइज होता है ना फिक्स्ड होता है, मैंने एक बार बन गया वो साइज, तो रन टाइम उसका साइज को चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखिए INT X और यहाँ 5 साइज का एरे बना दिए, तो क्या होगा, इंटरनली ये कभी बदलेगा नहीं, इंटरनली ये मैंने रन टाइम ये बदल नहीं सकता है, और इसका इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट करेगा, और जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो इसमें रखेंगे, लेकिन इसका रन टाइम इसका साइज बदल नहीं सकते हैं। और यहाँ यही बोला है कि एक ऐसा स्टैक की जरूरत पड़ेगी जिसका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करता है और फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, तो हो जाएगा एरे इंप्लीमेंटेशन, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए लिंक इंप्लीमेंटेशन, डायनेमिक, ये सब कुछ नहीं होगा, एरे इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, एरे इंप्लीमेंटेशन होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, द IO सिस्टम, माने IO माने इनपुट आउटपुट सिस्टम, सब सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, माने इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ क्या करवाता है। तो देखिए इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन कराता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 दिख ही रहा डायरेक्टली, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यही होगा, इसी को तो मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट माने बाहर निकालना, फिल्टर माने, एक्सट्रैक्ट माने बाहर निकालना, या फिल्टर का मतलब उसमें से खोज के जो चाहिए उसी को फाइंड आउट करना, डेटा, एक्सट्रैक्ट माने सीधे निकालना, और फिल्टर का मतलब जो चाहिए उसको खोज के निकालना, डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। अब देखिए डेटा वेयर हाउस का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे डेटा बेस आपस में जुड़ के काम करते हैं, वो वेयर हाउस बन जाता है, उससे फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट करके डेटा निकालना डेटा माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, डेटा माइनिंग। जैसे कोल माइनिंग होता है ना, कोयला खदान में से कोयला निकालते हैं, वहां भी क्या है, बहुत जमीन के अंदर से निकालता जाता है फिल्टर करके, उसी तरह डेटा वेयर हाउस होता है डेटाबेस के लिए, वहां से डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करके जो डेटा चाहिए वही निकालना है तो फिर वो डेटा माइनिंग कहलाता है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है जब डेटा डुप्लीकेसी होने लगेगा तो डेटा रिडंडेंसी कहलाएगा, जिसको निकालने में परेशानी होगा, एक तरह का प्रॉब्लम है ये।
अगला है डेटा रिकवरी टूल। अगर डेटा किसी कारण लॉस हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, उसको अगर रिकवर करेंगे वो चीज हो गया, ठीक है। और डेटा रिकवरी टूल्स और डाटा माइनिंग नहीं, डेटा माइनिंग ही सीधे होगा, रिकवरी टूल्स अलग हो गया। वो डेटा जब किसी कारण बस खो गया, डिलीट हो गया, क्रैश कर गया, तो फिर उसके लिए रिकवरी करते हैं। यहाँ पर डेटा माइनिंग होगा सही जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स माने फाइल जो होता है ना, सबसे पहले अगर आप समझेंगे तो डेटाबेस के टेबल को समझ तब इसका आंसर निकल के आएगा। आप देखिए, ये डेटाबेस का एक टेबल है जिसमें आईडी, नेम, एड्रेस है, 101 ABC पटना। अब ये क्या हुआ, एक कंप्लीट कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये एट्रीब्यूट हो गया। एक एक कंप्लीट रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। अब इस रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलके एक टेबल बना हुआ है। बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलके क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। और टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। यहाँ वही तो है, इन जनरल ऑफ फाइल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन बहुत सारे रिकॉर्ड का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फाइल बोलेंगे। ये चीज है। और फिर फाइल होता है, बहुत सारे फाइल से मिलके डेटाबेस बनता है। माने एक डेटाबेस में बहुत सारे फाइल रखे होते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। What is the primary purpose of software requirement analysis, software requirement specification documents? मतलब प्राइमरी पर्पस क्या है एसआरएस का, मतलब सॉफ्टवेयर, एसआरएस का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, जो एसआरएस है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। अब यहां से समझ सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन माने एक सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगा, पहले प्री रिक्वेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट होगा पहले से, उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, उसी को वही एसआरएस करता है, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा, पहला ऑप्शन देखिए, टू लिस्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड, गलत है। टू डिस्क्राइब द यूजर इंटरफेस डिजाइन, यह गलत है। टू डिफाइन, स्पेसिफिकेशन में यही करते हैं, डिफाइन करते हैं द सॉफ्टवेयर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, माने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो जुड़ा हुआ चीज है, जो अलग सपोर्टिंग चीज है, उन सारे चीज का हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर को, सब बातों को डिफाइन पहले कर लेते हैं। और जो ऑप्शन नंबर 3 में है यही सभी जवाब है। अगला है टू स्पेसिफाई हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। What is the purpose of a destructor in OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्ट्रक्टर क्या है, आप थोड़ा समझेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम लोग को कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है उस समय। और कंस्ट्रक्टर जो है ना, हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करने की काम करता है, क्लियर। लेकिन कंस्ट्रक्टर का ठीक उल्टा होता है डिस्ट्रक्टर, ये मेमोरी लेने का काम करता है, फ्री करने का काम करता है। तो यह ऑप्शन देखिए, टू फ्री ऑफ रिसोर्सेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, अगर कोई ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, उसका काम खत्म है, तो उसको फिर मेमोरी फ्री रिलीज कर देता, फ्री कर देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हिच टाइप ऑफ मेथड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास, जिसे बेस क्लास में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब मस्ट बी ओवर डिटेन, मतलब जरूरी है एकदम उसको डिराइव क्लास में क्या करना, डिफाइन करना, ओवरराइट करना। तो ये क्या होगा, मतलब सीधा मोटा मोटी समझ लीजिए कि जब हम पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं इनहेरिटेंस में, माने पेरेंट और चाइल्ड मान लीजिए पहले से एक ए नाम का मान लीजिए प्रॉपर्टी बना हुआ है, और वहां पर बी नाम का भी एक प्रॉपर्टी बना हुआ है, तो पहले से बनाया प्रॉपर्टी को एक नए प्रॉपर्टी में हम जब जोड़ देते हैं तो यही इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब इस केस में क्या होता है इनहेरिटेंस में, वो समझिएगा।
अब यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस में होता क्या, सिंपल बात है कि जो पहले से बना बना प्रॉपर्टी हो न्यूली प्रॉपर्टी के अंदर वो इनहेरिट हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है, मैंने आ जाता है, ये चीज है। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है, मैंने इसमें से कौन किस टाइप का मेथड, जो मेथड आपके सामने दिख रहा है, मैंने वर्चुअल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सील्ड मेथड और स्टैटिक मेथड, इसमें से किस टाइप का मेथड के अंदर माने डज नॉट इम्प्लीमेंटेशन इन बेस क्लास, माने ये जो बेस क्लास पहले बना है तो बेस क्लास, इसमें हम उसका मतलब उस मेथड को यहां पर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, उस मेथड को बॉडी नहीं देंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन मस्ट बी माने एकदम नेसेसरी हो जाएगा, जिस क्लास में उसको इनहेरिट करेंगे उस क्लास में उसको ओवरराइट करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा, माने इस क्लास में ओवरराइट, चाइल्ड क्लास में ओवरराइट करना ही पड़ेगा डिराइव क्लास के अंदर, तो उसमें से कौन सा मेथड है, तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में समझिए, वैसा मेथड जिस मेथड के पास बॉडी नहीं होता है, सिर्फ सिग्नेचर होता है, उसको जिस क्लास में भी इनहेरिट करते हैं ना, वहां पर उसको हम क्या करते हैं, बॉडी देते हैं, उस क्लास में हम उसको हर हालत में बॉडी देना पड़ेगा, माने इनहेरिट करते हैं, माने इंटेंस करते हैं तो हर हालत में बॉडी देना पड़ेगा, यही है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, वर्चुअल मेथड माने वर्चुअल कीवर्ड। पहले वर्चुअल कीवर्ड समझिए, वर्चुअल एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि कब लगाते हैं, कब यूज करते हैं वो समझिएगा, जब इनहेरिटेंस करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप लगाते हैं, तो एक ऐसा मेथड जो पहले से पहले से डिफाइन है पेरेंट क्लास के अंदर, और वही सेम मेथड चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन कर दिए, तो इस केस में होगा क्या, जो पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी है, सेम मेथड जो पेरेंट के अंदर है, वो कभी कॉल होगा ही नहीं, एक्सेस होगा ही नहीं, कि जब जब ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे ना, तो चाइल्ड का कॉल करेगा, पेरेंट का नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पेरेंट के वही प्रॉपर्टी जो कॉमन है चाइल्ड के अंदर, उस प्रॉपर्टी को पेरेंट के अंदर उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ यूज कर लेते हैं, मतलब वो मेथड को वर्चुअल मेथड बना देते हैं, जिससे कंपाइलर को इंडिकेशन मिल जाता है कि ऐसा मेथड आगे चल के कहीं ना कहीं किसी भी चाइल्ड के अंदर डिक्लेयर होगा, डिफाइन होगा, ये वर्चुअल मेथड है। आगे बढ़िए, सील्ड मेथड कोई होता नहीं है किसी भी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं होता है। स्टैटिक मेथड होता है, मतलब वैसा मेथड स्टैटिक मेथड कहलाएगा जिस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर देंगे तो वो स्टैटिक मेथड हो जाएगा। आप अगर जावा के बारे में जानते होइएगा थोड़ा सा, वहां देखिए जावा के अंदर जो मेन नाम का फंक्शन है वो यही लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट लेता है। अब यहां देखिए ये जो मेन नाम का मेथड है ये क्या है, स्टैटिक है, वो स्टैटिक मेथड कहलाएंगे, जिसको कॉल करने के पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, जिसको क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, वो स्टैटिक मेथड होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्रिविएशन ऑफ जेपीईजी। अब देखिए जेपीईजी, थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंशन के बारे में समझे तो इमेज के फाइल, रुकिए पहले एक्सटेंशन समझाते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है, टाइप ऑफ फाइल, टाइप ऑफ फाइल माने फाइल किस टाइप का है ये एक्सटेंशन ही बताता है। अगर वो फाइल नोटपैड का है तो .txt एक्सटेंशन होगा, अगर वो MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन है तो .doc या .docx होगा, एक्सेल का फाइल है .xls होगा या XLSX होगा, अगर वो पावर पॉइंट का फाइल है .ppt होगा या .pptx होगा। ठीक है, अगर वो इमेज का फाइल है, अगर वो इमेज का फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है, .jpg होगा या .jpeg होगा या .png होगा या .gif होगा या .bmp होगा। ठीक है, इतना सारा होता है, etc कर देंगे, इसके अलावा और भी होता है। तो ये सारे इमेज का फाइल का एक्सटेंशन है, आप एक्सटेंशन को याद रखेंगे। अब यहां पर पूछा गया है उसी एक्सटेंशन के में जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप आंसर देख लीजिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप,
आंसर है ज्वाइंट फोटोग्राफ्स एक्सपेंशन ग्रुप, गलत हो गया। एक्सपेंड ग्रुप इसे भी काट लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यही होता है जेपीईजी का फुल फॉर्म। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज अ टाइप ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अगर आप एसक्यूएल के बारे में थोड़ा जानते होइएगा तो एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, डेटाबेस का लैंग्वेज है। डेटाबेस पर जो भी रिलेशनल डेटाबेस है उस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना हो तो हम लोग को एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर का काम करना पड़ता है, उसका क्यूरी लगाना पड़ता है। अब एसक्यूएल के अंदर हमको देखने को मिलता है डीडीएल माने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये होता है। अब इसके अंदर डेटा डेफिनेशन के अंदर होता क्या है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये काम करते हैं। डीएमएल के अंदर इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। इसके अंदर ग्रांट और रिवॉक का काम होता है, ठीक है। और ये टीसीएल के अंदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड मतलब काम होता है, रोल बैक, ये सब। अब यहां पर देखिए आपको पूछा है कि डेटा डेफिनेशन में डीडीएल के अंदर कौन काम होगा, तो देखिए अपडेट है, डिलीट है, मर्ज है, आंसर हो जाएगा क्रिएट, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। डीडीएल के अंदर होता है क्रिएट। डीएमएल का अंदर अपडेट की बात आएगी तो डेटा अपडेट करने का, तो फिर हो जाएगा डीएमएल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, इन ओओपी माने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। आप देखिए दिस एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है समझ रहे हैं, जिसका कुछ डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन होता है उसको कीवर्ड कहते हैं, और कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ये भी क्लियर है। अब यहां पर दिस कीवर्ड की बात आई तो समझिए दिस एक ऐसा कीवर्ड है जो करेंटली एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी रखता है। मैंने क्या बोला, करेंटली एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी अपने में होल्ड करता है, ठीक है। माने दिस इज अ कीवर्ड दैट इज होल्ड करेंटली एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी, माने करेंटली एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी अपने में स्टोर करता है दिस कीवर्ड, जिससे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रन टाइम कब काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक साथ अगर 10 ऑब्जेक्ट रन कर रहा है तो उस समय एट अ करेंट टाइम कौन सा ऑब्जेक्ट रन कर रहा है उसको पता लगाने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर, पढ़िए आंसर। टू क्रिएट न्यू इंस्टांस ऑफ क्लास, गलत हो गया। टू रेफर टू सुपर क्लास, ये गलत हो गया। टू कॉल स्टैटिक मेथड, आंसर लास्ट में के को बचा। टू रेफर टू द करेंट इंस्टांस ऑफ क्लास, माने ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्लासे का होता तो है, माने कौन सा क्लास किस समय कब काम कर रहा है, और उसे भी इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट, घुमा फिरा के वही बात बोला है, तो माने कौन सा ऑब्जेक्ट करंट में काम कर रहा है वो आपको दिस कीवर्ड आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। आपको मैं बता दिया हूं 1 से लेके 20 तक एसटीटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप मिला लेंगे, ठीक है। ये सब उसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेनेशन आज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड इन पाइथन। आप बताइए, सुपर एक कीवर्ड है, ये क्यों क्या करता है पता है, जब भी कभी भी रिलेशनशिप इनहेरिटेंस के केस में पेरेंट और चाइल्ड का हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो पेरेंट के अंदर है और वो चाइल्ड के अंदर है ही नहीं, तो पेरेंट के वैसे प्रॉपर्टी जो चाइल्ड में नहीं है वो पेरेंट का ही है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड लगाते हैं, ये बात हुआ। उसके अलावा सुपर कीवर्ड लगाने से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम सीधे लिख दे ऐसे करके स्मॉल में SUPR और ऐसे लिख दे तो ये रेफर करेगा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, याद रखिएगा। अगर इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं दिए हैं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पेरेंट का कॉल करेगा, यही चीज है, ठीक है। पढ़िए आंसर आप, इट रेफर टू दी सुपर क्लास ऑफ ए करेंट क्लास, चलिए ये आंसर हो सकता है। इट क्रिएट अ न्यू इंस्टांस ऑफ क्लास, गलत। इट हैंडल्स एक्सेप्शन, गलत, ये नहीं क्लास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही। माने क्या करेगा, सुपर कीवर्ड क्या करेगा, रेफर करेगा
मतलब जो करंट में जो क्लास है और जो क्लास है उसके अंदर जो सुपर क्लास है उसी को रेफर करता, मैं बता दिया हूं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। Which HTML tag is used to create hyperlink? देखिए हाइपरलिंक क्या होता है, मतलब अगर HTML के अंदर भी एक वेब पेज के अंदर कुछ लिंक देखने को मिलता है, माने एक लिंक यहाँ है, ब्लू ब्लू कलर का इसका शायद ज्यादातर होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं ना तो एक अलग सा पेज खुल जाता है, माने इस पर क्लिक किए ये पेज खुल गया, दूसरे पर क्लिक किए ये पेज खुल गया, तीसरे पर क्लिक किए ये पेज खुल गया। मतलब क्या हुआ, ये एक मेन पेज या एक पेज से कनेक्शन बहुत सारे पेज का जब हो जाता है उसी को हम हाइपर लिंक कहते हैं। पहला बात ये होगी। अब हाइपर लिंक HTML में बनाने के लिए एंकर टैग यूज करते हैं, याद रखिएगा। इस ए जो है ना इसको हम लोग एंकर करते हैं, ANCHOR, एंकर टैग है, याद रखिएगा। जैसे इसको कैसे बनाते हैं, AHREF हेड रेफरेंस इजकल टू, यहां पर लिख देते मान लीजिए abc.html, माने एक क्या हुआ, जिस पेज में इसको लिखेंगे तो उससे वो abc.html पर क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। इसको पहले हम लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे क्लिक मी, एक मैसेज दिखा देंगे क्योंकि मैसेज पे क्लिक होगा तो क्लिक मी पर जैसे क्लिक होगा तो वो abc.html पर जल्द पहुंच जाएगा, ये चीज है। कोई लिंक नाम का टैग क्या है, ये क्या करता है कि पहले से जो बना बनाया प्रॉपर्टी है जैसे CSS, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, अगर इसके कोड को अगर एक पेज में अप्लाई करना चाहते हैं उसके कोड को तो फिर वहां पर लिंक नाम का टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द डॉम ट्री स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द हायरार्किकल ऑफ HTML एलिमेंट। अब देखिए, अब डॉम के बारे में बात आया तो डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट, ओ मने हो गया ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डॉम ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देखो। जैसे मान लीजिए एक HTML का डॉम बनाते हैं तो HTML हो गया मेन, इसके अंदर हम लोग को दो टैग देखने को मिलता है इसके पेरेंट के अंदर, एक मिलता है हेड और एक मिलता है हमको बॉडी, ये मिलता है। फिर हेड के अंदर चलते हैं तो एक टैग देखने को फिलहाल मिलता है टाइटल, बॉडी के अंदर चलते हैं ढेर सारा देखने को मिलता है, मान लीजिए H1 BR, ठीक है, और ले लेते हैं P नाम का ले लेते हैं, और ले लेते हैं टेबल नाम का ले लेते हैं। यहां क्या हुआ बताइए, यहां पर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप दिखा इस डायग्राम से, इस डॉम ट्री से क्या दिखा आपको, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन दिखा। देखो ये सबका पेरेंट कौन है, सबका पेरेंट कौन है HTML, उसका दो चाइल्ड मिला, एक हेड दूसरा बॉडी, फिर ये भी किसी का पेरेंट है, टाइटल का पेरेंट है हेड और H1 BR टेबल P इस सब का कौन पेरेंट है बॉडी। मतलब ये रिलेशनशिप आपको डॉम ट्री में देखने को मिलता है। अब यही डॉम ट्री का जो हायरार्किकल ट्री जो हम बना दिए हैं इससे क्या होता है, तो इससे यही होता है। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड यही तो दिखता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप आपको डॉम स्ट्रक्चर के अंदर दिखता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है यही आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन इन XML, माने DTD, इसका पहले फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, XML के अंदर जब हम उस XML के अंदर जो है कुछ ऐसा टाइप उसका डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर के कंटेंट को वैलिडेट करना चाहते हैं, XML के अंदर के कंटेंट को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD लगाना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज होता है। अब इसका आंसर पढ़िएगा, कहता है इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप ऑफ XML डॉक्यूमेंट, यही आंसर है। इट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर XML डॉक्यूमेंट, गलत हो गया। इट रिफ्लेक्ट स्टाइलिंग रूल्स, गलत गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप ऑफ XML डॉक्यूमेंट, यही होता है DTD। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट एसक्यूएल? आप बताइए, आप पढ़े होंगे डीएमएल के अंदर, एसक्यूएल के डीएमएल के अंदर, इसमें इंसर्ट करने का जो कमांड है वो कैसे लिखते हैं? इंसर्ट इनटू, फिर लिखेंगे टेबल का नाम, टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या इंसर्ट करना है? तो लिखेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट दे देंगे, और जो वैल्यू पास करें, मान लीजिए 101 कॉमा ABC, चलिए रहने दिए, दो ही फील्ड रहते हैं। अब ये क्या होगा, अगर ये डेटाबेस के अंदर एक फील्ड है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें दो फील्ड है, आईडी और नेम का, तो ये कमांड जब रन करेंगे तो उसके अंदर अपने आप आ जाएगा 101 और यहाँ आ जाएगा ABC, जो हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू को, वो यहाँ चलाएगा। यही होगा, ठीक है। आगे आंसर पढ़िए। डेटा को रिट्राइव करना है तो ये सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे हम, तब होगा। अपडेट करना है डेटा के टेबल को तो ये अपडेट कमांड यूज करना पड़ेगा, डीएमएल का ही। चलिए, इंसर्ट न्यू डेटा इन टेबल, यही आंसर हो गया न्यू। और डिलीट करना है डेटा को तो यहाँ पर डिलीट नाम का कमांड यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करते समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हिच प्रोटोकॉल इज प्रिमली यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन? रिमोट लॉगिन का मतलब समझ रहे हैं, मान एक स्थान से बैठे हुए और दूसरे स्थान के चीजों में हम जाके लॉगिन होके वहां से डेटा को एक्सेस कर लें, इसको रिमोट लॉगिन कहते हैं। मतलब अगर हम फिजिकली रूप से जिस डिवाइस के सामने प्रेजेंट है और यहाँ पर हम यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन कर रहे हैं तो इसको रिमोट लॉगिन नहीं बोलेंगे, वो फिजिकली लॉगिन हो जाएगा, सामने लॉगिन है। लेकिन जब हम कोई चीज ऐसे चीज में लॉगिन होने जा रहे हैं जो हमारे सामने है नहीं, जैसे हैकर क्या करता है, किसी के दूसरे के सिस्टम में कहीं बैठा हुआ किसी दूसरे के सिस्टम में घुस गया और वहां से जो है उसके डेटा को लॉगिन करके वहां से निकाल लिया, हैक कर लिया, तो उसी को रिमोट लॉगिन करते हैं। देखो रिमोट लॉगिन हम लोग करते हैं, उसके लिए जो यूज होता है प्रोटोकॉल वो SSH होता है, मैंने सिक्योर सेल, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल, याद रखिएगा, यही SS है, सिक्योर सेल है, यही है। FTP, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीफोन नेटवर्क के लिए, और SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है, ये फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है, ये टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 इन C++ a function having the same name but different parameter list is called। देखिए C++ के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सेम नाम का है लेकिन उसके डिफरेंट पैरामीटर में आर्गुमेंट अलग अलग, जैसे देखिए एग्जांपल void शो नाम का बना दिए, एक और फंक्शन बना रहे void शो नाम का बना रहे, एक और फंक्शन बना रहे void शो नाम का बना रहे, एक और फंक्शन बना रहे void शो नाम का बना रहे हैं। अब देखिए ये 4 फंक्शन बनाए हैं, चारों का क्या हो रहा है, सो देख लीजिए आप थोड़ा सा, चारों का नाम सेम है, माने क्या कहता है सेम नेम से बनाना है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर। आप देखिए पैरामीटर, यहाँ देखिए नो आर्गुमेंट, यहाँ एक इंटीजर आर्गुमेंट, यहाँ एक फ्लोट आर्गुमेंट, यहाँ दो, एक इंटीजर एक फ्लोट आर्गुमेंट। कहने का मतलब ये डिफरेंट ऐसा हो गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं C++ को अपने चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, आप देखिए मैं कंप्लीट खत्म किया हूं, वहां से आपको फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म नाम की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर बी। फंक्शन ओवरराइडिंग होता है जिसके अंदर इनहेरिटेंस होगा, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनेगा, तो उसके अंदर जब फंक्शन दोनों क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन कंप्लीट सिग्नेचर सेम होगा तो फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। आगे बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 20 इन सी लैंग्वेज व्हिच सिंबल यूज्ड टू डिनोट अ पॉइंटर। देखिए सबसे पहले अगर बात करें पॉइंटर का, तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने में होल्ड कर रखता है। मैंने बोला जैसे INTA, ये क्या है नॉर्मल वेरिएबल, लेकिन हम लिख देंगे INT स्टार लगा के बी लिख देंगे, स्टार सिंबल जब वेरिएबल के पहले आ जाएगा तो वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। यहां पर क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ बी, यहाँ पे बी जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है।
और पहला केस में क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल ए है, सिंपल कहानी। अब यहाँ समझ लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पाइथन के अंदर हैश सिंबल लगा के कमेंट बनाते हैं। पाइथन में हैश सिंबल के आगे जो भी लिखेंगे कमेंट हो जाएगा। कमेंट माने वैसा लाइन जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ये मॉडुलस सिंबल कहते हैं इसको। परसेंटेज को हम लोग मॉडुलस पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देता है। और ये M% जो किसी भी एड्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करके देता है पॉइंटर के अंदर। माने किसी भी पॉइंटर के अंदर अगर कोई एड्रेस मिल गया उसको M% को, तो उसका एक वैल्यू निकाल के दे देगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। इन OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रेशिंग इज रिलेटेड टू, माने ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग क्या है? तो CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क फेलियर, डेडलॉक। इसको एक लाइन में टिक लगा सकते हैं, ये है मेमोरी मैनेजमेंट। थ्रेशिंग जो है ना वो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि मेमोरी को कैसे मैनेज करेगा, ये चीज है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, माने इंटरनेट की दुनिया में कहीं पर बैठ के हम काम करते हैं और डेटा कहीं भी सेव करते हैं। फिजिकली रूप से हम जिस डिवाइस में काम कर रहे होते हैं उस डिवाइस में डेटा को हम सेव नहीं कर रहे होते हैं, हम कहीं पर भी डेटा सेव कर देते हैं। काम यहाँ की है, डेटा मैं कहीं और से, मेरे डेटा सेंटर कहीं और बना के रखे हुए हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, कहीं पे बैठ के फिर अगले बार किसी दूसरे डिवाइस बैठे हम वहां से वो एक्सेस कर ली, लॉगिन पासवर्ड करके। तो उस डेटा सेंटर जो हम कहीं और बनाते हैं कहीं से भी उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। आज के डेट में देखते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में हमारा जितना भी डेटा है वो अमेरिका कंपनी जो है उसका जाता है। वहां गूगल कंपनी अगर हम यूज करते हैं तो उस डेटा मेरा वहां उसके डेटाबेस के अंदर उसका जो डेटा सेंटर है वहां स्टोर होता है, ठीक है। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आप देखे होंगे, आप अपने फोन के अंदर भी है, उसके अंदर हम सेव करते हैं। तो वो क्या होता है, गूगल ड्राइव जिस गूगल कंपनी का है वहां पर उसका जो डेटा सेंटर है वहां पर वो स्टोर होता है, और उसको हम जहां से भी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके हम कहीं से उसमें रखे हुए मेरा डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, ये चीजें। बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो है ना बायोस हमारे रोम में स्टोर होता है, जो रोम नाम का मेमोरी है उसमें बायोस स्टोर होता है। कंपाइलर क्या है, ये ट्रांसलेटर होता है, हमारे भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है, माने हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये कंपाइलर है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको हैंडल करते हैं। उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। देखिए अगर एक फंक्शन बनाते हैं void सो इसके अंदर आके वो x नाम का वेरिएबल बना दिए, एक और फंक्शन बना दिए डिस्प्ले नाम का, ठीक है, int b नाम का वेरिएबल बना दिए, चलिए ठीक है। सबसे ऊपर में क्या कर दिए, एक int y नाम का वेरिएबल बना दिए। अब देखिए ये y नाम का वेरिएबल इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो जो फंक्शन हर एक फंक्शन के लिए कॉमन हो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई फंक्शन किसी ब्लॉक के अंदर हो तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माने किसी फंक्शन को जब किसी वेरिएबल को जब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर लेंगे तो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। Which memory used to store the BIOS, अभी जस्ट बता दिए हैं BIOS जो है किस मेमोरी में स्टोर रहता है, तो रैम में, रोम में रहता है, सॉरी रोम रीड ओनली मेमोरी, उसी में BIOS रहता है स्टोर, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। रोम को हम लोग नन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको भी याद रखिए, जब भी रोम आए पूरा बात याद रखिए, नन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी है, रेंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड और राइट, मैंने रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होता है इसके अंदर, लेकिन रोम को सिर्फ आर बोलते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं उसके अंदर, राइट नहीं कर सकते। कैश मेमोरी, ये सीपीयू और सीपीयू जो है मेरा, और ये रैम है, जो डेटा सीपीयू से रैम में जाता था इसके बीच में क्या हुआ, एक कैश मेमोरी लगा दी है, डेटा रैम से कैश में जाता, कैश से फिर रैम में, इस तरह से होता है। तो ये इस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी एक माने वो वर्चुअल मेमोरी बनता है,
सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमारा हार्ड डिस्क एसएसडी है, उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेस हम लोग उसके अंदर कवर कर लेते हैं, वो उसके वर्चुअल मेमोरी वहां पर क्रिएट कर लेते हैं। ये चीजें जो मेमोरी फिजिकल रूप से होता नहीं है, लेकिन वो वहां पर ऑब्जर्व करके रखा हुआ है, उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन सी प्लस प्लस अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्गुमेंट, माने कंस्ट्रक्टर जो मेमोरी देने का काम करता है ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसको स्पेशल फंक्शन कहते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो डिफॉल्ट, आर्गुमेंट लेगा तो पैरामीटराइज, अगर आर्गुमेंट के रूप में क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, क्लास का रेफरेंस लेगा तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और सी प्लस प्लस के अंदर 3 तरह का कंस्ट्रक्टर देखने को मिलता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी। और डिस्ट्रक्टर मेमोरी को फ्री करने का काम करता है, और कंस्ट्रक्टर मेमोरी को देने का काम करता है, टेक करता है। ये मेमोरी टेक करता है और ये फ्री करता है डिस्ट्रक्टर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरडी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर, सी आउट, सी को बोलते हैं कैरेक्टर आउटपुट, माने सी प्लस प्लस के अंदर अगर आउटपुट दिखाना हो तो हम सी आउट यूज कर, जैसे देखिए सी एग्जांपल देखिए, सी आउट हेलो, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, डबल कोट बंद कर दी, ये हो गया। इस तरह से हम सिग्नेचर इसका लिखते हैं, ठीक है, कैरेक्टर आउटपुट के लिए इसका यूज करते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली ऑफ सी प्लस प्लस, माने क्लास के बाहर किसी मेंबर को डिफाइन करना है। अगर कोई क्लास के अंदर, कोई क्लास के बाहर किसी मेंबर को डिफाइन करना है और अंदर एक्सेस करे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के माध्यम से कोई जो मेंबर है, कोई मेथड है, वो क्लास के बाहर डिक्लेयर है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट, देखिए स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर हो गए बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, याद रखिएगा। और क्लास जो है उसके अंदर जितने भी मेंबर हो गए बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। उसको हम जब तक पब्लिक नहीं करेंगे तब तक उसको एक्सेस आउटसाइड नहीं कर सकते हैं, ये चीज है क्लास के केस में। और स्ट्रक्चर के केस में बाय डिफॉल्ट उसका पब्लिक होता है। क्लास के अंदर डेटा मेंबर फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर अंदर डेटा मेंबर डिफाइन करने के यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द की या कीज यूज टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर रिसाइकल में। देखो जब भी कभी भी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने कंप्यूटर के अंदर जब कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। जैसे डिलीट आप प्रेस करिएगा, रिसाइकल बिन जाएगा, वहां से हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन हमको रिसाइकल बिन नहीं भेजना है, डायरेक्टली पूरी तरह से परमानेंट डिलीट कर लेना है, तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे 29 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़िए, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। अब बताइए, माने एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रन करता है कंप्यूटर हार्डवेयर पर और सर्व करता है, वो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा हो रहा है, वही सॉफ्टवेयर सर्व करता है, माने सर्विस प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करता है। तो क्या होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और जितने भी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम करते हैं उस सबको भी मैनेज करने का, चलाने का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे और आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। 30 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कशन बहुत अच्छे से किया हूं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट भी करिए। अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंच रहे हैं तो आप एक कमेंट करिए कैसा वीडियो आपको लगा, ठीक है। आप जरूर बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से। और आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उसका एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा। और चैप्टर भाई भी हम क्लास उसका भी लेक्चर तैयार हो गया, उसको भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन में डीबीएमएस का आपको वीडियो जल्द आने वाला है, उसका लेक्चर तैयार हो गया है, उसको भी पढ़ाऊंगा। और फिर नेटवर्किंग का पार्ट 2 वीडियो, इस समय अच्छे से पढ़ाऊंगा। और साथ में जो एमसीक्यू का ये कंप्लीट 30 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डेली चलते रहेगा, तो आप देखते रहिए।
आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, इस बात की उम्मीद है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आज यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।